अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नेपाल की त्रासदी ने पूरी दुनिया भर का ध्यान उसकी तरफ खींचा है। नेपाल में आई ये हिमालयी त्रासदी ने सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं, दुनिया के 3 बड़े मुल्कों के लिए कई सबक और संदेश दिए हैं। नेपाल में ये तबाही क्यों आई? अब तक तकरीबन 600 लोगों के मारे जाने की सूचना है। तकरीबन 1500 लोग, 1500 लोग लापता हैं, जिनके बचने की गुंजाइश बेहद कम है। इस त्रासदी में 3 देशों के तकरीबन 2000 लोगों के मारे जाने की आशंका है और बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हुआ है। ये क्यों हुआ? नेपाल की त्रासदी क्यों हुई? इसके कारण क्या थे? क्या हम इसे रोक सकते थे? क्या हम इस स्थिति से बेहतर निपट सकते थे? और क्या हमारे पास इसका अर्ली वार्निंग सिस्टम था? जो सारे सिस्टम इस त्रासदी में फेल हो गए। आज हम इस विषय की वृहद चर्चा को आयोजित करते हैं। बहनों भाइयों, हिमालय पिघल रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, नदियों में तबाही आ रही है और उसका नज़ारा आपने 26 अगस्त को देखा है। जिसने भी वो वीडियो दृश्य देखे हैं, मेरे ख्याल से भारत नेपाल के शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास मोबाइल सेट हो और जिसने नेपाल की इस त्रासदी को अपनी आंखों से न देखा हो। यह बेहद भयावह था। जो हुआ उसको देखकर लोगों की रूह कांप गई। अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैं भी इस दावे से कह सकता हूं कि इतना भयानक स्तर का डिजास्टर मैंने शायद कभी हिमालयी रेंज में नहीं देखा। बहनों भाइयों, बहुत बड़े हिस्से का ग्लेशियर का टूटने के साथ उसका बेसिन में आना और उसके साथ नदी में भयंकर तरीके से डेब्रीज का, चट्टान का, बर्फ का और पानी का विस्फोटक खोलना, सारे बैरियर तोड़कर और मड के साथ चट्टान, बर्फ, मिट्टी और पानी का ये मिश्रण इतने भयावह तरीके से नेपाल की तरफ लपका कि लोगों के पास संभलने का भी मौका नहीं मिला। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि ये जो भयानक तरीके से त्रासदी नेपाल और भारत की तरफ झपट रही थी हिमालयन रेंज से, इसकी रफ्तार थी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हर 50 मीटर 1 सेकंड में यह डिजास्टर तय कर रहा था। तो सोचिए कि लोगों को खड़े होने का भी मौका, भागने का भी मौका बहुत से लोगों को नहीं मिला। यह क्यों हुआ? बहनों भाइयों, इसको लेकर सारे वैज्ञानिक तथ्य और सारे एविडेंस इस बात को लेकर पुख्ता हैं कि ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा पिघला है, टूटकर नदी में गिरा है और फिर उसने एक बैरियर बना दिया जिसमें चट्टान, डेब्रीज, मिट्टी और पानी उस झील में एक जगह एकत्र हो गया। और जब वो बैरियर टूटा है तो पानी जिस रफ्तार के साथ, मड के साथ, चट्टान के साथ आगे बढ़ा है, उसकी भयावह कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपने बहुत से वीडियोस में देखा होगा। उसकी रफ्तार शायद आपको वीडियो में ना पता हो, मैं बता रहा हूं 180 किलोमीटर प्रति घंटा। आबादी की आबादी नष्ट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गए, बस्तियां मिट गईं और उससे भी बड़ी बात, भूगोल बदल गया। सैटेलाइट इमेजेस आप देखेंगे, आप कांप उठेंगे। हिमालयन रेंज में इससे बड़ा डिजास्टर अब तक न किसी ने देखा है, न सुना है। पर यह क्यों हुआ? नेपाल तिब्बत के जिस हिमालयन रेंज में यह ग्लेशियर गिरा है, वो चीन का हिस्सा है। अगर समय रहते चीन ने अर्ली वार्निंग सिस्टम दिया होता कि ग्लेशियर में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा डिजास्टर हो सकता है। यह चीन की नाकामी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो साल भर के भीतर आया। पिछले वर्ष भी जुलाई के महीने में इसी सेक्टर में यह डिजास्टर आया था, 9 लोग मारे गए थे उसमें। तब नेपाल ने यह कहा था कि चीन ने हमको कोई रियल टाइम डेटा, ना हमें वार्निंग दी, ना रियल टाइम डेटा हमें हमारे साथ साझा किया। और आज साल भर बाद भी नेपाल भी वहीं पर खड़ा है, चीन भी वहीं खड़ा है और चीन में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। चीन को ना तो इसकी जानकारी थी, ना भनक थी, ना उनके पास आपदा से निपटने की कोई व्यवस्था।
तिब्बत के भी तकरीबन 1000 लोग लापता हैं, लेकिन उनका आधिकारिक डेटा अभी नहीं है। तिब्बत में अगर चीन में डिजास्टर होता है, नेपाल तबाह होता है और भारत पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और भारत में भी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, कुशीनगर होते हुए गंडक कोसी की ये रेंज पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली की तरफ निकलती है और हालात वहां के देख लीजिए, इलाके खाली करा लिए गए। तो ये त्रासदी सिर्फ किसी एक देश की नहीं है, ये दुनिया की एक ऐसी त्रासदी है जहां 3 देशों पर बर्बादी हुई है, चीन, नेपाल और भारत, जिसमें सबसे ज्यादा 90% त्रासदी, 80% अकेले नेपाल ने झेली है। क्यों झेली? अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं था? सैटेलाइट इमेजेस का एनालिसिस क्यों नहीं किया गया? और इतने बड़े भूभाग पर जब चीन नियंत्रण करता है तो उसके पास कोई मैकेनिज्म डेवलप क्यों नहीं हुआ? मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि भारत और नेपाल के बीच फ्लड से निपटने के लिए, त्रासदी से निपटने के लिए 4 स्तर के मैकेनिज्म डेवलप हैं, जो भारत और नेपाल लगातार संपर्क में रहते हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में सारा पानी भारत आता है नेपाल का। तो वही संधि या उसी तरह का मैकेनिज्म आज तक चीन और नेपाल क्यों नहीं तैयार कर पाए? अगर यह समय रहते अर्ली वार्निंग सिस्टम दिया गया होता तो हम कुछ जान माल बचा सकते थे। तबाही को तो रोकना असंभव था, लेकिन हम जान माल की सुरक्षा कर सकते थे, जो नाकाम रहे हैं। तो यह सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, भारत को, नेपाल को मिलकर इस मुद्दे पर चीन से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यह त्रासदी ये पहले स्तर की है। और आज दोपहर में ये बताया गया है कि अगली तबाही के लिए तैयार रहिए, क्योंकि किसी भी वक्त वो जो बैरियर लेक है वो फट सकती है और उसके बाद जो तबाही आएगी वो पहले के लेवल से ज़्यादा बड़ी होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको सावधान होना पड़ेगा। सावधान सिर्फ चीन को नहीं, नेपाल और भारत को भी होना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को और बिहार को होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले इस संकट का सामना डाउन स्ट्रीम में भारत को ही करना है। तो नेपाल में ये तबाही क्यों आई? कारण क्या थे? इसको कैसे दूर किया जाए? अगली बार ये ना हो, हमें क्या करना चाहिए? ये किसी एक देश का, 2 देश का मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। भारत को और नेपाल को मिलकर इस पूरे मामले को यूनाइटेड नेशन में ले जाना चाहिए और चीन की जवाबदेही को तय करना चाहिए। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की चर्चा। फैमिली का नाम नहीं है दाई वहाँ पर। देखा आपने? देखा, फोटो भी डाला है, कोई पता नहीं चल रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसे 3 दिन पैसे के कहता छैन, कोई नहीं भेट्छ हाम्रो फैमिली, हाम्रो त कोही सन्तानै छैन दाई, दिदीमा म एउटा हो, हाम्रो कोई सन्तानै छैन, के गर्ने होला, कहाँ जाने? मेरे भाई को जैसे जैसे निकालना पड़ेगा, वो कहाँ है, कैसे है, लापता है 3 दिन से, क्या करे? सलामत है, उम्मीद तो है, लेकिन कहाँ है, कैसे है? सरकार से अनुरोध है, कैसे से पढ़ के मेरे भाई को बचा लो, निकालो। सरकार के तरफ से अभी तक हमारे को कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी तक, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। हेलीकॉप्टर के जरिए अभी तो तब वो गांव के ऊपर के अभी विक्टिम लोग नहीं आ रहे, जो गांव में रहा है वो उन्हीं को लेकर आ रहा है इधर। हमारा सर लोग ऊपर से इन्फॉर्म किया कि उधर ऊपर से बाढ़ बढ़ रहा है, तुम लोग सुरक्षित जगह पे बैठो, अपना मशीन लेके साइड में सुरक्षित जगह पे जाके बैठो, अभी मत काम मत करना, जब हम लोग बोलेंगे तब शुरू करना, अभी चाहिए सुरक्षित बैठो, सर बोला। बहनों भाइयों, ग्लेशियर का कोई वीज़ा या पासपोर्ट नहीं होता, वो जब टूटता है तो इस तरह की तबाही लाता है। इसके लिए बिना मैकेनिज़्म के आगे आने वाले वक्त में हम इन तीनों देशों के नागरिकों की और जानमाल की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमें इसके बारे में गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। दिनेश प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी जो भारत की रूलिंग पार्टी है उसके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपोजिशन से हैं, और ख़ास तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर महेश जी ठक्कर हैं, निदेशक हैं BSIP के और इस देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात भूवैज्ञानी हैं। आनंद शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर DG हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के और बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट
और ख़ास तौर पर हमने आज डॉक्टर धनंजय रेग्मी को आमंत्रित किया हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सियांगजा क्षेत्र नेपाल के, और नेपाल के बहुत ही जाने माने पर्वतीय भू आकृति विज्ञानी हैं और ग्लेशियर के मामले के दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में डॉक्टर रेग्मी का गिनती होती है, और वो खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल में हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और डॉक्टर अरुण ग्यावली जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो हमारे साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू से इस वक्त मौजूद हैं। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इस